हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस। और सोशल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है हमारी अर्थव्यवस्था के नाम से। हमारी अर्थव्यवस्था का पहला अध्याय है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। आइए बच्चों, हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उनका अर्थ क्या होता है और अर्थव्यवस्था का जो मीनिंग है उसे हम लोग समझेंगे कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, इकोनॉमिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द इकोस तथा नोमोस से मिलकर बना हुआ है। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्द इकोस तथा नोमोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है गृह प्रबंधन। यानी कि कोई भी आर्थिक क्रियाएं, वो किसी परिवार की हो, किसी देश की हो, किसी राज्य की हो या किसी कंपनी की हो, अगर उसका अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए एक और डेफिनेशन दिया जाता है कि सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाओं को पूरा करना ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि हमारे पास हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है, असीमित इच्छाएं हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन है वो बहुत ही सीमित है। तो हमारे पास जो संसाधन है उसी संसाधनों में हमें अपने इच्छाओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक जो किए थे, वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य थे, या उन्हीं का दूसरा नाम है कौटिल्य, या उन्हीं का तीसरा नाम है क्या, चंद्रगुप्त। यानी कि एक ही व्यक्ति को तीन नामों से जाना जाता है, चाणक्य बोलिए तो, कौटिल्य बोलिए तो, या विष्णुगुप्त बोलिए तो। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया था कि कोई राजा किसी राज्य को किस तरह से शासन करेगा या उसे कैसे चलाएगा। लेकिन आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था का मतलब होता है धन कैसे कमाया जाए, अर्थ का व्यवस्था कैसे होना चाहिए। तो अर्थव्यवस्था का जनक आधुनिक समय में माना जाता है एडम स्मिथ को। किसे माना जाता है? अर्थव्यवस्था के जनक माना जाता है एडम स्मिथ को, क्योंकि 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। इस वेल्थ ऑफ नेशन बुक में एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। इसीलिए हम लोग एडम स्मिथ को अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं। अब बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। अब उनके अनुसार एक परिभाषा हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को किस तरह से परिभाषित किया गया है। बोला गया कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा, अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का विनिमय, जो वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं या जो सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, उनका विनिमय कैसे होगा, उनका वितरण कैसे होगा, उनका उपभोग कैसे किया जाएगा, इन सभी का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब बच्चों, अर्थव्यवस्था जो है, अब यहाँ पे दिक्कत आने लगा कि अर्थव्यवस्था को एक छोटे पैमाने पर मापा जाए या बड़े पैमाने पर। अर्थव्यवस्था किसी देश के लिए होनी चाहिए या किसी परिवार के लिए। तो अर्थव्यवस्था को इसलिए दो भागों में बांट दिया गया, जहाँ पे एक बड़े लेवल पे अर्थव्यवस्था का यानी कि आर्थिक गतिविधियों का अगर आकलन किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था। लेकिन वहीं एक किसी परिवार की या किसी कंपनी की अगर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। बच्चों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि देश, पूरे विश्व के विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है, वे अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन सी है तथा उनका डिफिनीशन क्या है और किस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसके बाद वाले एपिसोड में विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने पर यह देखा गया कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह तीन भागों में बटी हुई है। यानी कि कुछ देशों का ऐसा समूह है जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कुछ देशों का ऐसा समूह है जहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था है, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। तो आखिर जानेंगे कि कैसे किसी देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह दिया जाएगा और किसी देश को समाजवादी, तो किसी दूसरे देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था का दर्जा दे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। ऐसी आर्थिक व्यवस्था, मतलब
उस देश की आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पे अगर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो, किनका स्वामित्व हो, निजी व्यक्तियों का स्वामित्व हो, और सरकार का हस्तक्षेप जो हो, सरकार का नियंत्रण जो हो सीमित मात्रा में हो, तो उस तरह की आर्थिक व्यवस्था को हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यानी कि वैसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पे निजी स्वामित्व हो और उस देश का नियंत्रण जो हो काफी सीमित हो, तो उसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका जो है यूएसए, वहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फ्रांस में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन में भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आइए अब समझते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पे सिर्फ सरकार का अधिकार हो, अगर उत्पादन के साधन पे सिर्फ सरकार का अधिकार हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जब सरकार का ही केवल अधिकार हो तो उसे कहेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम देखते हैं कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था जो है रूस में पाई जाती है, वो भी जब रूस सोवियत संघ हुआ करता था तो रूस के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे रूस में भी निजी व्यक्तियों का स्वामित्व बढ़ता जा रहा है। इस कारण से अब तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से रूस में है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो अभी भी हम रूस ही टिक करेंगे। सही आंसर उसका होगा रूस। अब देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो ऐसी आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पे सरकार तथा निजी दोनों का स्वामित्व हो। अगर उत्पादन के साधन पे निजी व्यक्तियों के साथ साथ सरकार का भी उस पर अगर स्वामित्व है, अधिकार है, तो अब हम उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसे क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में जो उत्पादन के साधन है उस पर निजी व्यक्तियों का भी अधिकार है और सरकार का भी अधिकार है। जैसे टेलीकॉम कंपनियां, जैसे आप लोग एयरटेल, जियो के नाम सुनते होंगे, इन सभी कंपनियों पर क्या है, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार है। उसी तरह से रेलवे का नाम सुने होंगे आप, और रेलवे पर किसका अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है। तो उत्पादन के साधन पे अगर निजी तथा सरकार दोनों का अधिकार है तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। बच्चों, और हम जानते हैं कि आर्थिक क्रियाएं किसे कही जाती हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब हम जिस क्षेत्र से भी अगर पैसा कमाते हैं तो उस काम को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रिया। कोई भी काम हो जिससे अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो उस काम को क्या कहेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होती हैं, तो अर्थव्यवस्था में बहुत विभिन्न तरह की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। तो इसीलिए अर्थव्यवस्था की संरचना जो है अलग अलग कर दिया गया। इसका अलग अलग एक सेक्टर बना दिया गया कि एक काम करने के लिए अलग सेक्टर है, इस काम को करने के लिए अलग सेक्टर है। तो हम जानेंगे एक क्वेश्चंस के माध्यम से कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इसे कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। इन आर्थिक क्रियाओं को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जितने तरह की आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती है उन सभी आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांट दिया जाता है, 3 भागों में। कौन कौन सा, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जितने भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, नेचुरल जो वस्तुएं हैं, उन सभी को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, कृषि क्षेत्र। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम से जानते हैं, कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि कार्य आते हैं। ये प्राथमिक क्षेत्र में जितने भी कार्य आते हैं वे सारे के सारे प्रकृति पर निर्भर हैं। जैसे कृषि का कार्य हो गया, प्रकृति पर निर्भर है।
वानिकी यानी कि बगीचा उगीचा लगाने का काम हो गया, वो भी क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। पशुपालन प्रकृति पर निर्भर है। उसी तरह से मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, बहुत सारे काम जो प्रकृति पर निर्भर है, उन सभी कार्य को किसमें रखा गया है, प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। और इसका दूसरा नाम क्या है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आइए समझते हैं अब दूसरा क्षेत्र, इसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। और इसका दूसरा नाम है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब औद्योगिक क्षेत्र में होता क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं मिलती हैं, उन वस्तुओं को अगर थोड़ा और अच्छा बनाना हो, यानी कि उनका विनिर्माण काम करना हो, विद्युत उत्पादन हो, अन्य प्रकार के कच्चे माल हो, किसी वस्तु को तैयार करने का जो कार्य किया जाता है, वे सभी कार्य को किसमें रखा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में। यानी किसी वस्तु को बनाने का जो काम धाम है, उसे कहाँ पे रखा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, औद्योगिक क्षेत्र। आइए अब जानते हैं तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में प्रकृति से वस्तुएं मिलती हैं, उन वस्तुओं को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। और जब वस्तुएं बन की तैयार हो जाती हैं तो उसे मार्केट में ले जाया जाता है, वस्तुओं को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, यानी कि सेवा करने के लिए। तो तृतीयक क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। तृतीयक क्षेत्र क्या कहलाता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। कि जो द्वितीयक क्षेत्र में वस्तुएं तैयार हुई थी बन के, उन सभी वस्तुओं को मार्केट में लोगों के पास ले जा रहे हैं उनकी सेवा के लिए। इसीलिए तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग आता है, बीमा आता है, शिक्षा आता है, परिवहन आता है, संचार आता है, इत्यादि जो कार्य हैं वे सब किसमें आते हैं, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सेवा कर रहा है तो वो किस क्षेत्र में काम कर रहा है, तृतीयक क्षेत्र में। और जैसे जैसे किसी देश का विकास होते जाता है, उसकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर होती जाती है।